हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में मानव शरीर से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। मानव शरीर से हमने इन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है, जैसे कि आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो इस वीडियो से बाहर का नहीं पूछेगा, इतना आप मान के चलिए। हर क्वेश्चन को हमने उस हिसाब से तैयार किया है। तो अगर आप रेलवे, एसएससी, टीचर्स भर्ती या फिर अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, क्योंकि हम मानव शरीर टॉपिक को पढ़ रहे हैं, मानव शरीर से रिलेटेड 2-4 ऐसे अध्ययन हैं जो कि जानना जरूरी है। पहले हम इसे जान लेते हैं, उसके बाद हम मेन क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, शरीर की संरचना का अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी। ठीक है, शरीर की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी। और ये आप सभी के लिए क्विज है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। बताइए कि कोयले के जलने से मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करिए। जिनका आंसर सही होगा ना, उन्हें मैं हार्ट दे दूंगा, तो बाकी लोगों को पता चलेगा आंसर कौन सा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, जीवों के भौतिक और जैव रासायनिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, जीवों के भौतिक और जैव रासायनिक लक्षणों का अध्ययन कहलाता है फेनोमिक्स। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है। खोपड़ी का अध्ययन कहलाता है क्रेनियोलॉजी। खोपड़ी के अध्ययन को क्रेनियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। सेल्स के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट, मानव शरीर में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन और संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सही उत्तर है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है ये मानव शरीर में कोऑर्डिनेशन और संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेरेबेलम कहाँ पर होता है? सेरेबेलम जो होता है ये मस्तिष्क के ब्रेन के पिछले वाले हिस्से में होता है। सेरेबेलम को मानव शरीर का छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा मस्तिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में सामान्यतः कितने कक्ष यानी चैम्बर्स होते हैं। इजी क्वेश्चन है। मानव हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, 2 आलिंद होता है। 2 आलिंद होता है। आलिंद को इंग्लिश में बोलते हैं एट्रिया। एट्रिया। और 2 निलय होता है। 2 निलय। निलय को इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो टोटल 4 हो गए। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी पक्षी हैं या फिर स्तनधारी हैं, उनमें उनके भी हृदय में 4 चैम्बर्स होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। बताइए, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है मानव शरीर के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। तो ये है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये कहाँ पर होता है? तो ये ब्रेन के आधार पर होता है। ब्रेन के आधार पर, ब्रेन के बेस पर होता है, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पोलियो रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। पोलियो रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, पोलियो रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो रोग किससे होता है? वायरस से होता है। वायरस। और इस वायरस का नाम पोलियो वायरस ही है। ठीक है, पोलियो टीके की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पोलियो टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो टीके की खोज किए थे जोनास साल्क। जोनास साल्क। ठीक है, कब इन्होंने पोलियो के टीके की खोज की?
1955 में। लेकिन ध्यान रखिए, इन्होंने जो टीके की खोज की वो इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता था। आगे चलकर 1961 में अल्बर्ट साबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, जो कि आजकल आप बच्चों को देखते होंगे मुंह में उन्हें ड्रॉप डाला जाता है पोलियो वैक्सीन का, तो इसे ही ओरल पोलियो वैक्सीन कहा जाता है। तो इसका विकास किसने किया? अल्बर्ट साबिन ने किया था 1961 में, ठीक है। वहीं इंजेक्शन वाला पोलियो टीके की खोज जोनास साल्क ने की 1955 में। चलिए अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC का मुख्य कार्य क्या है? रेड ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना। RBC का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाकी हिस्सों से लेकर फेफड़ा तक पहुंचाना RBC का काम होता है, ठीक है। RBC का जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल होता है 120 दिन का। RBC कहाँ पर बनता है? मानव शरीर में कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा जिसे इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है RBC लाल दिखता है, इसलिए इसे रेड ब्लड सेल कहा जाता है। तो ये लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। हीमोग्लोबिन के बारे में और हम विस्तार से जानेंगे इस क्वेश्चन में। हीमोग्लोबिन क्या है बताइए? तो हीमोग्लोबिन जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन ये एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन मानव शरीर में कम हो जाता है, जिससे कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ध्यान रखिएगा, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और एक्चुअल में क्या होता है, जब आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, यही ऑक्सीजन कैरी करके लेके ये घूमता है। हीमोग्लोबिन का ही काम है ऑक्सीजन को लेके घूमना, ठीक है, शरीर में। तो यही है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो एनीमिया रोग होता है। और हीमोग्लोबिन कम क्यों होता है? जब आयरन की कमी होती है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पाचन के बाद प्रोटीन किस सरल अणु में परिवर्तित हो जाता है जिसका अवशोषण छोटी आंत में होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पाचन के बाद प्रोटीन जो है किस सरल अणु में परिवर्तित हो जाता है जिसका अवशोषण छोटी आंत में होता है? अमीनो अम्ल में ये परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम तोड़ता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम तोड़ता है, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है आमाशय में यानी स्टोमक में, पेट में। ट्रिप्सिन एंजाइम रिलीज होता है अग्नाशय में यानी पैनक्रियाज में। चलिए अगला क्वेश्चन, किडनी द्वारा कौन सा पदार्थ मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित किया जाता है जो प्रोटीन के चयापचय का एक विषैला उत्पाद है? सही उत्तर है यूरिया, ठीक है। किडनी द्वारा कौन सा पदार्थ मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित किया जाता है? यूरिया, ठीक है। और यूरिया क्या है? प्रोटीन के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म का जो है एक विषैला उत्पाद है, उसके लिए खतरनाक उत्पाद है, ठीक है, यूरिया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यूरिया का निर्माण मानव शरीर में कहाँ पर होता है? तो लीवर में होता है, लीवर यानी यकृत में होता है। नेक्स्ट, हार्मोन एड्रेनलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है और यह किस स्थिति के लिए जिम्मेदार है? तो एड्रेनलिन क्या है? ये एक प्रकार का हार्मोन है। किस ग्रंथि द्वारा ये स्रावित होता है? तो ये अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए ये जिम्मेदार है एड्रेनलिन हार्मोन। एक्चुअल में क्या होता है कि ये हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ाने का कार्य करता है। कब? तनाव या फिर खतरे की स्थिति में ये हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ा देता है, इसलिए इसे लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार माना जाता है एड्रेनलिन हार्मोन को, ठीक है। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है,
एपिनेफ्रिन, ठीक है। और ये अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट, वह कौन सी कोशिका संरचना है जो कोशिका में पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है? तो ये है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है कोशिका झिल्ली को, ठीक है। तो ये कोशिका में पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट, आराम की स्थिति में एक सामान्य स्वास्थ्य मानव में प्रति मिनट हृदय गति की सीमा क्या होती है? तो एक स्वास्थ्य मानव में प्रति मिनट हृदय की गति होती है 60 से 100 बार। यानी एक स्वस्थ मानव में प्रति मिनट हृदय जो है 60 से लेकर 100 के बीच में धड़कता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, डैश द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? इजी क्वेश्चन है ये भी। तो ये है अग्नाशय, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन को कौन स्रावित करता है? तो ये है अग्नाशय। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन को स्रावित किया जाता है। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है मानव शरीर में, ठीक है। यानी रक्त शर्करा को ये नियंत्रित करने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो श्वसन वर्णक कौन सा है? ये है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। इसी का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाता है तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन करने के लिए इसकी संख्या कम हो जाती है। तो इंसान को क्या होता है? कमजोरी फील होता है। आरबीसी के कम होने से क्या होता है? कमजोरी फील होता है, आपको ज़्यादा नींद आएगा, सोने का मन करेगा। तो आप देख लेना, हीमोग्लोबिन की कमी से ही ज़्यादा नींद आता है, क्योंकि आरबीसी क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन सही से हो नहीं पाता है पूरे शरीर में, ठीक है। इसके वजह से सुस्ती होती है। तो आरबीसी जिससे बढ़े वो चीज़ खाना चाहिए, जैसे अनार खाइए, चुकंदर खाइए। इससे क्या होता है? आरबीसी बढ़ता है, हीमोग्लोबिन जो है बढ़ता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंतों की दीवारों की लयबद्ध संकुचन गति को क्या कहा जाता है जो भोजन को पाचन तंत्र के माध्यम से आगे बढ़ाती है? देखिए, आंतों की दीवारों की लयबद्ध संकुचन गति, जब हम खाना खाते हैं तो जो आंत की दीवारें हैं, खाना खाने के बाद जो है आमाशय में जाता है, उसके बाद आंतों में जाता है खाना। आंत से वो जो भोजन आगे की तरफ बढ़ता है उसे ही लयबद्ध संकुचन गति कहा जाता है। तो बताइए कि ये किस माध्यम से आगे बढ़ता है? तो ये बढ़ता है पेरिस्टालसिस के माध्यम से ये भोजन जो है आगे बढ़ता है। ये क्या है? पेरिस्टालसिस क्या है? ये आहार नाल से लेकर आंतों तक तरंग जैसी मांसपेशियों की गति होती है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भी भोजन को आगे बढ़ा सकती है। यानी अगर आपने खाना खाया है और थोड़ा सा आप उल्टा हो जाइए, जैसे पैर ऊपर की तरफ हो और आपका मुंह नीचे की तरफ हो, तो भी जब ये भोजन आमाशय में जाएगा उसके बाद आंत में जाएगा तो भोजन आगे की तरफ बढ़ते ही रहता है, चाहे आपका सिर नीचे हो या फिर आपका सिर ऊपर की तरफ हो। यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भी ये काम करता है। तो ये क्या है? पेरिस्टालसिस है। ये एक प्रकार का आंतों का तरंग होता है जो हिलते रहता है, स्लोली पता नहीं चलेगा, और भोजन आगे की ओर बढ़ते रहता है। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये है न्यूरॉन। ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले किडनी के बारे में कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन होता है, ठीक है। वहीं तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। नेक्स्ट, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा कोशिकांग है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो ये होता है राइबोसोम में, ठीक है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर अमीनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यहीं पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। नेक्स्ट, जन्म के समय शरीर में कुल कितनी कशेरुकाएँ होती हैं जो कशेरुक स्तंभ का निर्माण करती हैं?
33। जन्म के समय शरीर में कुल 33 कशेरुकाएँ होती हैं, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। वहीं वयस्क होने पर इसकी संख्या हो जाती है 26, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या है, एक प्रकार की रीढ़ की हड्डी है जिसे हम कशेरुक बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है। जन्म के समय में इसकी संख्या 33 होती है, वयस्क होने पर ये 26 हो जाता है, क्योंकि कुछ कशेरुक जो है आपस में जुड़ जाते हैं। पेट की दीवार द्वारा स्रावित होने वाला वह कौन सा अम्ल है जो भोजन को पचाने में मदद करता है और जीवाणुओं को मारता है? पेट यानी स्टोमक, इसे आमाशय कहा जाता है। भोजन जब हम करते हैं, मुंह से जब हम अंदर की तरफ निगलते हैं तो ग्रास नली द्वारा होकर सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है, पेट में जाता है, उसके बाद जो है आंतों में जाता है। तो बताइए कि आमाशय की दीवार द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है और सबसे पहले वो जीवाणुओं को मार देता है? ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। बहुत ही ताकतवर अम्ल होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये पेट में निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। क्या करता है? HCl क्या करता है? निष्क्रिय निष्क्रिय पेप्सिनोजन को ये सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, जिससे भोजन पचता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को भी तोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र में शिराओं का मुख्य कार्य क्या है? वेन्स का मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर के अंगों से हृदय तक वापस लाना, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के अंगों से हृदय तक वापस लाना, यही काम होता है शिराओं का। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है यहाँ पर एक। फुफ्फुस शिरा जो होता है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक पहुँचाता है। इस बात को याद रखिएगा। फुफ्फुस शिरा जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त को, ब्लड को फेफड़ों से हृदय तक पहुँचाने का काम करता है। वहीं केवल अगर शिरा बोले तो शिरा का काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के अंगों से हृदय तक वापस लाना। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका में आनुवांशिक सामग्री कहाँ संग्रहित होती है? कोशिका में आनुवांशिक सामग्री कहाँ पर स्टोर होती है? ये स्टोर होता है केंद्रक में, यानी न्यूक्लियस में। और केंद्रक जो होता है इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसी में क्रोमोसोम के रूप में डीएनए मौजूद होता है। क्रोमोसोम के रूप में डीएनए कहाँ मौजूद होता है? कोशिका के केंद्रक में यानी न्यूक्लियस में। नेक्स्ट, फेफड़ों में वायु कोष्ठिका यानी एल्वियोली की सतह पर किस प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है? यानी CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो फेफड़ों में वायु कोष्ठिका की सतह पर किस प्रक्रिया द्वारा इन गैसों का आदान प्रदान होता है? इस प्रक्रिया का नाम है विसरण। ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। विसरण प्रक्रिया में क्या होता है वो जान लीजिए। यह प्रक्रिया इस प्रक्रिया में क्या होता है? गैस जो है उच्च दबाव वाली क्षेत्रों से निम्न दबाव वाली क्षेत्रों में जाते हैं, इसे ही विसरण कहा जाता है। नेक्स्ट, लार में मौजूद टाइलिन या फिर एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को डैश नामक सरल शर्करा में तोड़ते हैं। तो लार में मौजूद होता है टाइलिन एंजाइम या फिर एमाइलेज एंजाइम भी लार में पाया जाता है। ये क्या करते हैं? स्टार्च जो होता है, मंड जो होता है, उसको डैश नामक सरल शर्करा में तोड़ते हैं। तो माल्टोज, ठीक है, माल्टोज नामक सरल शर्करा में तोड़ते हैं टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। किसको? स्टार्च को यानी मंड को। अगला क्वेश्चन, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में वृक्क में होने वाला पहला चरण क्या है? तो यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया में किडनी में होने वाला पहला चरण कहलाता है अति सूक्ष्म निस्पंदन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। और ये प्रक्रिया ग्लोमेरुलस और बोमैन नामक किडनी के कैप्सूल में होती है। लिख दे रहा हूँ, ग्लोमेरुलस और बोमैन नामक किडनी के कैप्सूल में होती है। तो ये किडनी के कैप्सूल्स के नाम है, ये ग्लोमेरुलस और बोमैन माँ पे डबल दोले है, ठीक है, बोमैन। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र में
दो न्यूरॉन्स के बीच या एक न्यूरॉन और एक पेशी कोशिका के बीच संचार बिंदु को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र में दो न्यूरॉन्स के बीच या फिर एक न्यूरॉन और एक पेशी कोशिका के बीच संचार बिंदु को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो ये है ओ नेगेटिव। जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसमें RH एंटीजन नहीं होता है। क्या होता है? RH एंटीजन नहीं पाया जाता है ओ नेगेटिव वाले ब्लड में, ठीक है। इसलिए ये व्यक्ति किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। वैसे आमतौर पे सेम ब्लड ग्रुप वाले को ही सेम ब्लड दिया जाता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में अगर बिल्कुल सामने वाले के ब्लड ग्रुप का कोई भी ग्रुप मिल नहीं रहा है तो ओ नेगेटिव वाला उसे आपातकाल में अपना ब्लड दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वह कौन सा हार्मोन है जो महिलाओं में दुग्ध उत्पादन और पुरुषों में प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करता है? तो ये है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो महिलाओं में दुग्ध उत्पादन के लिए जिम्मेदार है और पुरुषों में प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करने के लिए भी ये जिम्मेदार है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को कौन स्रावित करता है? इसे कौन स्रावित करता है? इसका उत्पादन कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि इसका जो है इसे स्रावित करती है प्रोलैक्टिन हार्मोन को। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में उपास्थि का मुख्य कार्य क्या है? कार्टिलेज का मुख्य कार्य क्या है मानव शरीर में? जोड़ों में हड्डियों के सिरों को चिकना करना और लचीलापन प्रदान करना, ठीक है। जोड़ों में हड्डियों के सिरों को चिकना करना ताकि घर्षण से कोई नुकसान न हो, दर्द न हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? क्षय रोग या फिर इसे ही यक्षमा कहा जाता है, यक्षमा, ठीक है, या फिर इसे ही तपेदिक भी कहा जाता है। और ये क्या है? इंग्लिश में टीबी कहा जाता है। टीबी के हिंदी में बहुत सारे नाम हैं, क्षय रोग, यक्षमा रोग या तपेदिक रोग, एक ही बात है। किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया होता है, इसी के कारण क्षय रोग टीबी रोग होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टीबी के टीके की खोज किसने की? तो इसके टीके की खोज किए थे लियोन कैलमेट और एक और कैमिली गुएरिन। इन दो व्यक्तियों ने मिलकर टीबी के टीके की खोज की थी। कब? 1921 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में रक्त मस्तिष्क बाधा यानी ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार हैं? तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मानव के ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने के लिए कौन सी कोशिका जो है जिम्मेदार है? तो ये है एस्ट्रोसाइट्स, ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए एस्ट्रोसाइट जो है ये एक प्रकार की ग्लियल कोशिका है, एक प्रकार की ग्लियल कोशिका है। ये ग्लियल कोशिका जो ब्रेन को विषाक्त पदार्थों से बचाने का काम करता है, एस्ट्रोसाइट्स। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में अपेंडिक्स किस अंग से जुड़ा होता है? मानव शरीर में अपेंडिक्स जो है किस अंग से जुड़ा होता है? बड़ी आंत से ये जुड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। ये बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग सीकम, इंग्लिश में इसे लिखते हैं ऐसे, सीकम। तो सीकम से जुड़ा होता है और इसका आकार जो है नलिका जैसा होता है अपेंडिक्स का, ठीक है। तो ये बड़ी आंत से जुड़ा रहता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के द्वीप समूह की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है इंसुलिन। इंसुलिन जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, लेकिन अगर आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना चाहे तो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अग्नाशय के किस द्वीप समूह से, ये द्वीप समूह जैसा इसका जो है बनावट है, इसलिए इसे एक तरह का आइसलैंड की तरह इसे हम संबोधित करते हैं, जिसे लैंगरहैंस कहा जाता है। तो लैंगरहैंस की बीटा कोशिका द्वारा ये स्रावित होता है इंसुलिन, ध्यान में रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति की श्वसन दर यानी रेस्पिरेटरी रेट सामान्य से धीमी हो जाती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? किसी व्यक्ति की श्वसन दर सामान्य से धीमी हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा ब्रैडिपनिया। ब्रैडिपनिया, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। मानव शरीर में कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है जो उत्सर्जन के लिए कम विषैला यौगिक है? वैसे यूरिया भी विषैला ही यौगिक है, लेकिन इससे खतरनाक होता है अमोनिया। ठीक है, तो बताइए कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? तो ये है लीवर यानी यकृत। नेक्स्ट, कौन सा रोग सीधे लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है? आरबीसी को। बताइए इसमें से किस बीमारी में आरबीसी क्षतिग्रस्त होता है? तो ये है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया रोग में क्या होता है? आरबीसी नष्ट हो जाता है। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा। प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा। और प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मच्छर कौन सा है? मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है, इसी से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट, मानव कंकाल तंत्र में पसलियों की कितनी जोड़ी तैरती पसलियाँ यानी फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं? तो ये है 2 जोड़ी। ठीक है, 2 जोड़ी पसलियाँ जो हैं इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, और ये 11वीं और 12वीं पसली की जोड़ी होती है। ठीक है, तो 2 जोड़ी पसलियों को तैरती पसलियाँ यानी फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, और ये 11वीं और 12वीं पसली की जोड़ी होती है। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार होती है? तो ये है तारककाय यानी सेंट्रोसोम। ठीक है, तारककाय जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तारककाय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। मानव शरीर में साइनोवियल जोड़ किस प्रकार के जोड़ होते हैं और उनका मुख्य कार्य क्या है? तो स्वतंत्र रूप से चलने वाले जोड़ होते हैं साइनोवियल जोड़। ठीक है, और इनका कार्य होता है गतिशीलता प्रदान करना। साइनोवियल जोड़ का उदाहरण है घुटना, कंधा जो है उसके उदाहरण है। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान फेफड़ों में वायु दाब को कम करके सांस अंदर लेने की प्रक्रिया में कौन सी मांसपेशी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। श्वसन के दौरान जो है फेफड़ों में वायु दाब को कम करके सांस अंदर लेने की प्रक्रिया में कौन सी मांसपेशी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये है डायफ्राम। ठीक है, ये मांसपेशी छाती और पेट की गुहाओं को अलग करती है, डायफ्राम। नेक्स्ट, मानव पाचन तंत्र में अधिकांश जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण कहाँ पर होता है? बताइए, मानव शरीर में अधिकांश जल और इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ पर अवशोषित किया जाता है? छोटी आंत में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है कि मानव शरीर में भोजन का अंतिम पाचन जो है कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी सतह पर विली नामक संरचना पाई जाती है? किसकी सतह पर? छोटी आंत के सतह पर विली नामक संरचना पाई जाती है। मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है? तो ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त में, ब्लड में प्लाज्मा का प्रतिशत होता है लगभग 55%। ठीक है, और प्लाज्मा में 90% जल होता है यानी पानी होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अंग बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है? तो ये है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों के रूप में काम करता है। विषाणु जनित रोग छोटी माता का कारण क्या है? छोटी माता यानी चिकन पॉक्स जो है ये विषाणु जनित रोग है। तो इसका कारण क्या है और ये शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो ये वेरिसेला जोस्टर वायरस है।
वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण ही चिकन पॉक्स रोग होता है और ये त्वचा और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, कोशिका में कौन सा कोशिकांग लिपिड यानी वसा और स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? कौन सी कोशिका? तो ये है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका, SER जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो वसा यानी लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा इनका संश्लेषण किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो राइबोसोम, ध्यान में रखिएगा, राइबोसोम। नेक्स्ट, पसलियों और उरोस्थी के पिंजरे को क्या कहा जाता है जो फेफड़ों और हृदय को सुरक्षा प्रदान करते हैं? वक्ष पिंजर इन्हें कहा जाता है। ठीक है, रिब केज या थैरोसिक केग। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है? तो कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है? तो ये है लाइपेज एंजाइम। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। लाइपेज एंजाइम को कौन स्रावित करता है? अग्नाशय, ध्यान रखिएगा। अग्नाशय जो है ये लाइपेज एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम को स्रावित करता है। ट्रिप्सिन, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम को। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र में कौन सी नलिका मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाती है? तो कौन सी नलिका जो है वो यूरिन को किडनी से ब्लाडर तक ले जाती है, मूत्राशय तक ले जाती है? तो ये है मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर। ठीक है, प्रत्येक किडनी के लिए एक यूरेटर होता है। न्यूरॉन का वह कौन सा भाग है जो अन्य न्यूरॉन्स या कोशिकाओं से संकेत प्राप्त करता है? बताइए, न्यूरॉन का वह कौन सा भाग है जो अन्य न्यूरॉन्स या कोशिकाओं से सिग्नल्स प्राप्त करता है? तो ये है डेंड्राइट इसे कहा जाता है, डेंड्राइट, ऑप्शन बी। एरिथ्रोपोइसिस प्रक्रिया क्या है और ये कहाँ होती है? तो एरिथ्रोपोइसिस जो प्रक्रिया है ये लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने की प्रक्रिया है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है उसे एरिथ्रोपोइसिस प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, और ये अस्थि मज्जा में होता है क्योंकि अस्थि मज्जा में ही RBC का निर्माण होता है, ध्यान रखिए। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो ये है जबड़े की हड्डी। ठीक है, मुंह में जबड़े की हड्डी जो है ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछे, लंबी हड्डी, तो फीमर जो कि जांघ में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर की सबसे भारी हड्डी कौन सी है तो ये फीमर ही है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है इनेमल। इनेमल कहाँ पाया जाता है? ये दांतों में होता है, दांतों में पाया जाता है इनेमल। ठीक है, जन्म के समय मानव के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय में मानव शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? लगभग 400 से 450। ठीक है, वहीं वयस्क होने पर इन हड्डियों की संख्या हो जाती है 206। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 22। मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है डिंब कोशिका यानी अंडाणु। ठीक है, यह महिलाओं में पाया जाता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। शुक्राणु ये पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जनन कोशिकाएं हैं अंडाणु और शुक्राणु, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट, इन्फीरियर नेसल कोंका नामक हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो ये चेहरा में, इन्फीरियर नेसल कोंका नामक हड्डी जो है चेहरा में पाया जाता है। नेक्स्ट, अक्षीय कंकाल किसे कहा जाता है? तो रीढ़, छाती और सिर की जो लगातार हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं इन्हें अक्षीय कंकाल कहा जाता है। ठीक है, उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं?
उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 126। ठीक है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियां होती हैं। हार्मोन थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है जिसके लक्षण सुस्ती, वजन बढ़ना और धीमी चयापचय दर होते हैं? तो देखिए, थायरॉक्सिन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है मिक्सोएडिमा। ठीक है। मिक्सोएडिमा रोग होता है थायरॉक्सिन की कमी के कारण, और इस रोग के प्रमुख लक्षणों में सुस्ती, वजन बढ़ना और धीमा चयापचय है, यानी मेटाबॉलिज्म, धीमी मेटाबॉलिज्म। अच्छा, ये जो रोग है मिक्सोएडिमा, इसे हाइपोथायरायडिज्म भी कहा जाता है। ठीक है। थायरॉक्सिन की कमी से हाइपोथायरायडिज्म हाइपोथायरायडिज्म नामक बीमारी होती है, या फिर मिक्सोएडिमा बीमारी होती है। दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका क्रमशः कौन सी है? अभी मैंने आप सभी को बताया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, फीमेल में पाया जाता है, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, ये मेल में पाया जाता है। कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं जो कोशिका को ही पचा सकते हैं। जो डैमेज कोशिका होता है, रिजेक्टेड कोशिका होता है, उसे ये पचा देता है लाइसोसोम, इसीलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है। पचाने के लिए ये खुद ही ब्लास्ट कर देता है, खुद ही खत्म कर देता है और उसे भी खत्म कर देता है। ठीक है। जब रक्तचाप, उसी वजह से लाइसोसोम जो है उसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। मान के चलिए शरीर पे आपको बॉल से, गेंदे से कहीं चोट लग गया, चोट लगने के बाद जो है वहाँ पे काला पड़ जाता है। काला पड़ने का कारण क्या है? वहाँ पे बहुत सारी हजारों लाखों कोशिकाएं जो है नष्ट हो गई हैं, और धीरे धीरे कुछ दिन के बाद जो है उस जगह पर नई कोशिका आ जाती है और पुरानी कोशिका जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जो डैमेज है। तो यही काम करता है लाइसोसोम, जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएँ हैं उन्हें जो है खत्म कर देता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जब रक्तचाप को मापा जाता है तो उच्च संख्या और निम्न संख्या क्रमशः क्या दर्शाती है? तो देखिए, ब्लड प्रेशर को जब मापा जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो या निम्न हो तो क्या दर्शाता है? ब्लड प्रेशर जब हाई हो तो क्या दर्शाएगा, जब कम हो तो क्या दर्शाएगा? तो जब हाई हो तो धमनियों में अधिकतम दबाव होता है, जब ये हृदय सिकुड़ता है तब। वहीं निम्न संख्या दर्शाती है न्यूनतम दबाव, जब हृदय शिथिल होता है तब। ठीक है। नेक्स्ट, कड़ी कसरत के दौरान यानी एक्सरसाइज के दौरान किसी व्यक्ति की श्वसन दर क्यों बढ़ जाती है? क्यों बढ़ती है? ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, अगर आप दौड़ते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कसरत करते हैं तो आपका श्वसन दर जो है बढ़ जाती है, तेज़ी से आप सांस लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता को बाहर निकालने के लिए ही ऐसा होता है। ऑप्शन बी। एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, एडीएच जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म होता है, या फिर इसे ही वैसोप्रेसिन कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? वृक्क यानी किडनी नलिकाओं में जल के पुनरावशोषण को बढ़ाना, इसका मुख्य काम यही है। प्रतिवर्ती क्रिया, ध्यान दीजिए, प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान सूचना जिस मार्ग से गुजरती है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। अब ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? देखिए, ये क्रिया एक अनैच्छिक और तत्कालिक प्रतिक्रिया होती है, जिसमें ब्रेन जो है, मानव का ब्रेन, ये डायरेक्ट इसमें शामिल नहीं होता है और इंसान जो है प्रतिक्रिया कर देता है। आप किसी गर्म चीज़ को हाथ से टच करिए, अचानक से हाथ को आप तेज़ी से खींचते हैं, वो ब्रेन की प्रतिक्रिया नहीं होती है, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड के भीतर जो ब्रेन के जैसा ही होता है, वो भी ब्रेन के जैसा गुदा जैसा होता है, वो मांस भरा हुआ रहता है एक तरह का, उसे भी ब्रेन ही कहा जाता है, वो प्रतिक्रिया करता है। ठीक है। अचानक से सुई चुभ जाए तो आपका बदन अचानक से तेज़ी से हिल जाता है, या गर्म चीज़ को आप छूते हैं हाथ से, अचानक हाथ को खींच लेते हैं, तो ये त्वरित जो प्रतिक्रिया होती है ये ब्रेन द्वारा नहीं होता है।
ठीक है, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से होता है, तो इसे ही प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र में किस प्रकार की रक्त वाहिका की दीवारें सबसे मोटी और अत्यधिक पेशी होती हैं? तो ये है धमनी। ठीक है, धमनी जो है यानी आर्टरीज, इनकी वाहिका की दीवारें जो हैं सबसे मोटी और अत्यधिक पेशी होती हैं। धमनियों का काम क्या है? हृदय से ऑक्सीजन युक्त ब्लड को शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाना धमनियों का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट, पैराथायराइड हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन। तो पैराथायराइड हार्मोन का काम होता है रक्त में, ब्लड में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना। रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होती है, इसे बढ़ाने का काम करता है पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी का मुख्य लक्षण मसूड़ों से खून आना और घावों का धीरे धीरे भरना है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, मसूड़ों से खून आना और घावों का धीरे धीरे भरना विटामिन सी की कमी दर्शाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक। कब किए थे? इन्होंने कोशिका की खोज की थी 1665 में। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, ध्यान रखिएगा, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी 1665 में। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही की थी। कब? 1674 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, एस्ट्रोजन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। ठीक है, खास करके महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन मुख्य रूप से स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। कोशिका में श्वसन के प्रमुख चरण क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला कहाँ होते हैं? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोशिका में क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ईटीसी कहाँ पर होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसी वजह से ऊर्जा का उत्पादन कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में वह कौन सा संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है? तो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहा जाता है? स्नायु बंधन यानी लिगामेंट। तो ध्यान दीजिए, लिगामेंट क्या है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन में और भी ऊतक हैं, जैसे कि एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक ये क्या है? ये शरीर में वसा को जमा करने का काम करता है। शरीर में वसा को जमा करने का, स्टोर करने का काम करता है। टेंडन क्या है? टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है टेंडन। उपास्थि का काम क्या है? उपास्थि ये जोड़ों में हड्डी के घर्षण को कम करता है। जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पर हड्डी के घर्षण को कम करने का काम करता है कार्टिलेज। अगला क्वेश्चन, किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? मैंने वीडियो के शुरू में ही आप सभी को बता दिया था, किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन जो है, एक किडनी में लाखों नेफ्रॉन होते हैं जो ब्लड को छानने का काम करते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का काम करते हैं, और ये मूत्र को बनाता है नेफ्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में कॉर्पस कैलोसम का मुख्य कार्य क्या है? ब्रेन के दो सेरेब्रल गोलार्धों के बीच संचार प्रदान करना कॉर्पस कैलोसम का ये मुख्य काम है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डैश द्वारा स्रावित होता है? वृषण यानी टेस्टिस द्वारा स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मुख्य रूप से पुरुषों में यह हार्मोन स्रावित होता है टेस्टिस द्वारा। नेक्स्ट, टेट्राआइडोथायरोनिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो टेट्राआइडोथायरोनिन हार्मोन जो है ये स्रावित होता है थायराइड ग्लैंड द्वारा, थायराइड
ग्रंथि द्वारा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन सी राइट आंसर। अच्छा, मानव मूत्र का पीएच मान अगर पूछ दे तो कितना होता है? 4.6 से लेकर 8 के बीच में। देखिए 7 से कम होगा तो अम्लीय और 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय स्वाद होगा। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी स्वाद में ये कैसा होगा? ये क्षारीय होगा क्योंकि 7 से ऊपर है। वहीं मानव मूत्र का पीएच मान जो है ये एसिडिक भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है। 7 से अगर कम हो तो एसिडिक है और 7 से ऊपर हो तो क्षारीय हो। तो मानव मूत्र का पीएच मान जो है 4.6 से 8 के बीच में हो सकता है। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? ये 6.5 से 7.5 के बीच में हो सकता है, यानी अम्लीय से लेकर क्षारीय भी हो सकता है मानव लार का पीएच मान। ठीक है। मानव पेट का जो एसिड होता है, पेट का एसिड, उसका पीएच मान कितना होता है? अब जाहिर सी बात है, एसिड का नाम आया तो पीएच मान 7 से कम होगा, 1.5 से लेकर 3.5 तक। ठीक है। त्वचा का पीएच मान कितना होता है? मानव त्वचा का पीएच मान कितना होता है? 4 से लेकर 5.5 तक, यानी ये भी अम्लीय होगा। छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? 6 से लेकर 7.4 के बीच में। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कौन सा वाल्व दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच स्थित होता है? तो ये है ट्राइस्पिड वाल्व। ठीक है। ट्राइस्पिड वाल्व जो है ये मानव हृदय में, मानव हार्ट में दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट, किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है जो तनाव के समय हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ा देता है? तनाव और डर के समय में। ठीक है। हृदय गति और रक्तचाप को कौन बढ़ा देता है? तो ये है एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन भी इसे कहा जाता है। सिफिलिस नामक यौन संचारित रोग किस प्रकार के रोगाणु के कारण होता है? तो यौन संचारित रोग है ये सिफिलिस। ठीक है। बताइए किस रोगाणु के कारण ये रोग होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण। अच्छा, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो इस बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम इस जीवाणु का नाम है। इसी जीवाणु के कारण जो है सिफिलिस नामक रोग होता है। इस जीवाणु को गोनोरिया भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इस जीवाणु को गोनोरिया भी कहा जाता है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला मेलेनिन वर्णक का मुख्य कार्य क्या है? तो मेलेनिन वर्णक पाया जाता है मानव के त्वचा में। इसका मुख्य काम क्या है? सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से त्वचा की रक्षा करना। और यही वर्णक, यही पिगमेंट जो है मानव के त्वचा और बालों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ध्यान दीजिएगा, मेलेनिन। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में मानव की हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? इसे ही ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहा जाता है। इसमें क्या होता है? वृद्धावस्था में हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट, अस्थि में यानी हड्डी में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। अस्थि में कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इजी क्वेश्चन है। 20 दांत जो है मानव के जीवन काल में 2 बार उगते हैं। मलाशय के शीर्ष पर डैश होता है जो गुदा के खुलने और बंद करने में मदद करता है। तो ये है गुदा अवरोधिनी यानी एनल एस्फिंक्टर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। डैश मानव शरीर में एक अर्ध विकसित अंग है। बताइए इनमें से कौन सा एक अर्ध विकसित अंग है? तो ये है अपेंडिक्स। ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। और अपेंडिक्स जो है ये मानव शरीर का एक ऐसा अंग है जिसका कोई भी मुख्य कार्य नहीं है। मानव शरीर में कौन सी मांसपेशी ऐच्छिक होती हैं और उनमें धारियां पाई जाती हैं? तो कंकाल मांसपेशियों को ऐच्छिक पेशी या ऐच्छिक मांसपेशी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। और ये वही मांसपेशी है जो आपके चलने या वजन उठाने को संभव बनाती हैं।
कोशिका के किस चरण में डीएनए की प्रतिकृति होती है जो कोशिका विभाजन से पहले आवश्यक है? एस चरण में। ठीक है, एस चरण का यहाँ पे मतलब है सिंथेसिस यानी संश्लेषण। मानव खोपड़ी में एकमात्र चल हड्डी कौन सी है? मूवेबल हड्डी कौन सी है, यानी वो हड्डी मूव करती है? तो ये है मैंडिबल यानी निचला जबड़ा। मुंह में का जो निचला जबड़ा होता है, अगर आप बात करेंगे या फिर खाना खाएंगे तो आपका मुंह जो है अंदर से ऊपर, जीभ के ऊपर वाला भाग नहीं हिलता है, खाली नीचे वाला जबड़ा हिलता है। तो ध्यान दीजिए, निचला वाला जो जबड़ा होता है केवल वही मूव करता है, ऊपर वाला जबड़ा स्थिर रहता है। तो ये मानव शरीर की एकमात्र ऐसी हड्डी है जो मूवेबल है। ठीक है, मैंडिबल। मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को संक्रमण और बाहरी आक्रमणकारियों से बचाना, यानी बाहरी कोई भी जीवाणु, बैक्टीरिया, कुछ भी हो, वायरस हो, उस चीज़ से बचाने का काम करता है WBC। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका। पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित वह कौन सा हार्मोन है जो गुर्दे की यानी किडनी की नलिकाओं पर कार्य करके शरीर में जल संतुलन को नियंत्रित करता है? बताइए, ये कौन सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है? तो ये है वैसोप्रेसिन। ठीक है, इसे ADH कहा जाता है। ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन फुल फॉर्म होता है ADH का। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा ये हार्मोन स्रावित होता है, तो ADH को ही वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। और इस हार्मोन की कमी से ही मधुमेह इंसिपिडस रोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। मानव शरीर में कौन सा रोग आयरन की कमी से होता है? तो इसे भी हमने डिस्कस कर दिया है, एनीमिया रोग। मानव शरीर में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ठीक है, जो कि रेड ब्लड सेल में मौजूद होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है हीमोग्लोबिन, वही कैरी करके, ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे शरीर में घूमता रहता है। तो एनीमिया रोग में क्या होता है? आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, और इसे ही हम बोलते हैं रक्ताल्पता। ठीक है, यानी ब्लड की कमी, इसे ही कहा जाता है कि एनीमिया में क्या होता है? ब्लड की कमी होती है, रक्त की कमी। मायोग्लोबिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है और इसका क्या कार्य है? तो ये मांसपेशियों में पाया जाता है। मायोग्लोबिन जो है ये मांसपेशियों में पाया जाता है। ऑक्सीजन का भंडारण करना इसका मुख्य काम है। ठीक है, और ये किसकी मांसपेशियों में पाया जाता है मायोग्लोबिन? तो ये हृदय यानी हार्ट और कंकाल के मांसपेशियों के उत्तक में पाया जाता है मायोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया अंतिम रूप से होती है छोटी आंत में। ठीक है, ऑर्निथिन चक्र कहाँ होता है और इसका कार्य क्या है? ऑर्निथिन चक्र होता है यकृत में यानी लीवर में। अमोनिया को कम विषैले यूरिया में बदलने का काम करता है। ठीक है, इस चक्र में, इस साइकिल में यही काम होता है। ऑर्निथिन चक्र में अमोनिया को कम विषैले यूरिया में बदला जाता है। कहाँ पर? लीवर में। तो इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में यानी यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। तो दोस्तों, मानव शरीर से रिलेटेड ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपसे मैंने वीडियो के शुरू में ही एक क्विज पूछा था। क्विज था कि कोयले के जलने से कौन सी गैस जो है वातावरण में फैलती है, उसका आंसर बताना है। एक और क्विज है, इंपॉर्टेंट क्विज है ये भी, वह कौन सा खनिज है जो रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इन दोनों क्विज का आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।